आज से हम लोग यूपी पीसीएस के लिए प्रैक्टिस सेट देखेंगे या प्रैक्टिस सेट जीएस फर्स्ट व जीएस सेकंड दोनों का होगा। और ये हमें करने से पहले यह जान लेना चाहिए कि जिस भी प्रैक्टिस सेट को कर रहे हैं उसकी ऑथेंटिसिटी का सोर्स क्या है। तो हम आपको बता दें, यह प्रैक्टिस सेट यूथ कंपटीशन से लिया गया है और ये 10-10 के 2 सेट हैं। जीएस फर्स्ट के 10 पेपर होंगे और जीएस सेकंड यानी सी सेट के 10 पेपर होंगे। तो आज हम लोग इस सेट के पहला प्रैक्टिस सेट को हम लोग शुरू करते हैं और देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन हैं और इसका स्टैंडर्ड कैसा है। उसके बाद से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ये पेपर आई, एक बार देख लीजिए। पेपर में टोटल 150 क्वेश्चन का सेट है। तो एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए, पूरा 150 क्वेश्चन का सेट है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक, टेलीग्राम का एक नया ग्रुप बनाया गया जो कि दिल्ली डिजिटल क्लासेस 2024 के नाम से है। उसको आप ज्वाइन करके वहां से रिक्वेस्ट करके आप पा सकते हैं, या फिर जी ड्राइव से, या फिर आपको व्हाट्सएप से भी पेपर मिल सकेगा। पहला प्रश्न देख लीजिए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शंस हैं, न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई भी व्यक्ति दास हो सकता था। ये स्टेटमेंट कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार क्या सही है? ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इसके बारे में हम लोग अभी विस्तार से भी बात करेंगे। बहरहाल नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है, कोई भी स्त्री जो दास थी उससे अगर उसका मालिक कोई संसर्ग करके कोई बच्चा पैदा करता था तो स्त्री और पुत्र दोनों ही दास से मुक्त हो जाते थे, यानी उनकी दास का जो स्टैम्प था उसको हटा दिया जाता था। इसलिए स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अगला स्टेटमेंट देख लीजिए। स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र के मालिक का पुत्र होने पर का कानूनी हक मिलता था। सेम बात है, जो सेकंड स्टेटमेंट है उसको थोड़ा इनलार्ज कर दिया गया। इसमें यही है कि जो उससे पुत्र पैदा होता था दास महिला से, तो पुत्र और महिला दोनों को दास से मुक्ति मिल जाती थी। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। वे दास कौन कौन से थे? वे 9 प्रकार कौन से थे? ध्वजाहत, दूसरा है उदरदास, तीसरा है गृहजात, कृत, दंड प्रणीत, जिसको न्यायिक दंड की बात हम लोगों ने पहले ऑप्शन में देखा था, इसलिए पहला स्टेटमेंट करेक्ट था। दायागत, लब्ध, आत्मविक्रिय और आहितक, ये 9 प्रकार के दासों का उल्लेख कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में किया है। इस प्रकार जो पहला स्टेटमेंट देखा कि न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई भी व्यक्ति दास हो सकता था, पहला स्टेटमेंट करेक्ट था। अर्थशास्त्र के अनुसार यदि स्वामी के संपर्क से दासी से उत्पन्न किया हुआ बच्चा हो तो दोनों ही पुत्र और स्त्री दोनों ही दास से मुक्त हो जाते थे। और वही जो तीसरा स्टेटमेंट था जिसकी हम लोगों ने बात किया कि उस बच्चे को कानूनी अधिकार भी मिल जाता था। इसलिए तीनों ही स्टेटमेंट क्या होंगे? करेक्ट होंगे। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन है, एक साइड में अभिलेख दिया गया है और उस अभिलेख को बनाने वाले शासक का नाम दिया गया है। तो फर्स्ट देख लेते हैं, नासिक, इसके सामने दिया है गौतमीपुत्र। ये क्या स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। ये आसान सवाल है। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल के समय का था, ये भी करेक्ट है। भीतरी अभिलेख, ये पुलकेशिन सेकंड दिया है। इसका क्या आंसर होना चाहिए? यहाँ पुलकेशिन सेकंड नहीं बल्कि क्या था? स्कंदगुप्त। इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। पूछ रहा कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है। गिरनार, ये रुद्रदामन फर्स्ट के समय बनाया गया था। और इसी के साथ एक दो और देख लेते हैं, एहोल अभिलेख जो कि पुलकेशिन सेकंड के समय में बनाया गया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? आपके ऑप्शन है, अनेकांतवाद, सर्वास्तिवाद, शून्यवाद और श्यादवाद। अनेकांतवाद जानते हैं कि जैन धर्म से संबंधित है, और श्यादवाद दोनों ही किससे संबंधित है? जैन धर्म से। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1 और 4 सही है। शून्यवाद और सर्वास्तिवाद ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। एक तरफ महाजनपद है, दूसरी तरफ उनकी राजधानियां दी हुई हैं, मत्स्य, कुरु, शूरसेन, अश्मक। इधर उनकी राजधानियां दी हुई, मथुरा, पोतन, विराटनगर और इंद्रप्रस्थ। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? मत्स्य का राजधानी क्या था? विराटनगर, ठीक है। और कुरु का ये इंद्रप्रस्थ, शूरसेन मथुरा, अश्मक का राजधानी पोतन। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑलराइट। इसके अलावा अंग महाजनपद का राजधानी क्या था? चंपा। मगध की राजधानी थी राजगिरी या गिरिब्रज। वज्र की राजधानी वैशाली थी, काशी की वाराणसी।
कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, मल्ल की राजधानी पावा, साथ ही वत्स की राजधानी की बात करें तो कौशाम्बी, कुरु ऊपर हम लोगों ने बात कर लिया, इंद्रप्रस्थ, पांचाल की राजधानी थी अक्षत्र, और ऐसे सूरसेन की राजधानी ऊपर हम लोगों ने बात किया, इसकी राजधानी थी मथुरा, चेत की राजधानी थी शुक्तिमती या सोक्तिवती, मत्स्य की राजधानी अभी हम लोगों ने देखा, अश्मक की राजधानी थी पोतन, ये भी दिया हुआ है, गांधार की राजधानी थी तक्षशिला, और कंबोज की राजधानी थी राजपुर या हाटक। अगला सवाल देख लीजिए, ये एक अच्छा सवाल है। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित गुणों पर विचार करिए। एरिपत्ती यानी भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था, ये है करेक्ट है, एरिपत्ती यही होता था। तनियूर यह अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दिया जाने वाला ग्राम था, ये इनकरेक्ट है, अभी हम लोग बात करेंगे क्यों इनकरेक्ट है। अगला है घटिका, प्राय मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालय था, ये करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर का ऑप्शन डी यानी 1 और 3 सही हैं। तनियूर ये हम जानते हैं कि जब बड़े बड़े शहर या गांव एक बन जाते थे या एक अलग कुर्रम का निर्माण करते थे, इन्हें क्या बोलते थे, तनियूर, या फिर इन्हें तंकुरम भी कहा जाता था, क्या, तंकुरम। और जैसे कि बात करा हम लोगों ने, अकेले ब्राह्मण या ब्राह्मण के समूह को दिया जाने वाला ग्राम क्या कहा जाता था, ब्रह्म भोग्य कहा जाता था। यहाँ पर क्या है, ये इसका क्या था, इसका आंसर होता क्या, ब्रह्म भोग्य, मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ब्रह्म भोग्य या फिर एक भोग्य भी कहा जाता था इसको, ठीक बात है। तनियूर आपने देखा क्या होता है, बड़े बड़े शहर या गांव का एक अलग समूह जिसे ग्राम समूह कहते थे, या फिर उस साहित्य में क्या कहते थे, कुर्रम, इसे तनियूर कहा जाता था। अगला सवाल देख लीजिए, राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वह थे कौन कौन से। ये आसान सवाल है। पहला तो आप जानते हैं गुर्जर प्रतिहार जिसको प्रतिहार वंश कहते हैं, पाल और राष्ट्रकूट, ऐसे याद कर सकते हैं, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला सवाल देख लीजिए, ये सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। एक तरफ दार्शनिक दिए हुए और उनके दर्शन दिए हुए, रामानुज, माध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य और वल्लभाचार्य। सोचिए और बताइए। रामानुजाचार्य ये थे विशिष्टाद्वैत से, यानी इसका क्या करेंगे, ये मैच कर देंगे। माध्वाचार्य ये थे द्वैतवाद से, निम्बार्काचार्य ये थे द्वैताद्वैत से, और वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत से, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 का 4 यानी 1 का 4, 2 का 3 और ये 2 और 1, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल देख लीजिए, औरंगजेब के शासनकाल में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए और उसे कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। देखिए, देवराय की लड़ाई, बनारस के पास सूजा की पराजय, सामूगढ़ की लड़ाई या धर्मत में विजय, इसको आपको बताना है क्या करेक्ट होगा, एक बार सोच लीजिए आप। देवराय की लड़ाई कब हुई थी, ये हुई थी 1659 में। बनारस की लड़ाई हुई थी 1658 में। सामूगढ़ की लड़ाई हुई थी 1658 में। अच्छा, ये देखिए 58 दोनों है, तो हमें अब इसका मंथ भी देखना होगा, तो सबका मंथ भी देख लेते हैं। देवराई ये अप्रैल में हुआ था, बनारस ये फरवरी में हुआ था, फेब में, और सामूगढ़ की लड़ाई ये हुई थी मई में, और बचता है धर्मत का युद्ध, ये हुआ था, ये भी अप्रैल में हुआ था, ये कब हुआ था 1658 में। देखिए तीनों ही जो लड़ाइयाँ 58 में हुई हैं, तो ये ज़्यादा ही डिफिकल्ट हो जाता है, फिर भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये फरवरी 1658, और क्लियर लिख देता हूँ, 1 सेकेंड। तो हम लोगों ने बनारस ये फरवरी 1658 में, सामूगढ़ मई
1658 और धर्मट की लड़ाई ये हुई थी अप्रैल 1658। देखिए इसको हमको याद करना हो तो ऐसे भी याद कर सकते हैं BDS, तो इससे आपका शायद आंसर हो पाया। देखिए ट्रिक है ऐसे याद करने के लिए, BDS बनारस, सामूगढ़, सॉरी बनारस, धर्मत और सामूगढ़, बाकी उसके बाद देवराय बाद में आता है 59 में, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। ऑप्शन है आपके इल्तुतमिश, बलबन, जमालुद्दीन याकूत और मंगू, ये कौन से कबीले से संबंध रखते थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। इल्तुतमिश ये शमसी कबीला से अपना संबंध रखता था। बलबन ये इलबरी से, इलबरी तुर्क था ये। जमालुद्दीन याकूत ये था हबसी कबीला से, और मंगू ये था मंगोल से। तो इसका आंसर आप कर ले पाएंगे ऑप्शन ए। विजयनगर प्रशासन करने वाले वंशों का सही कालक्रम लगाना है। ऑप्शंस देख लीजिए, संगम है, तुलु है, सालू है और अरावीडू है। इसका सीक्वेंस आप बताइए। ये सबसे पहले तो संगम वंश आता है, उसके बाद सालू वंश आता है, उसका तुलु, और लास्ट में आता है अरावीडू वंश। इसलिए इसका आंसर का जो ऑप्शन डी। सगुण भक्ति परंपराओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पहला ऑप्शन है सगुण भक्ति परंपराएं देवताओं जैसे कि विष्णु व उसके अवतारों की आराधना पर केंद्रित है। ये स्टेटमेंट आपने देखा। अगला स्टेटमेंट देख लेते हैं। सगुण भक्ति परंपराओं में देवी एवं देवताओं की अवधारणा मानवीकृत रूप से की जाती थी, यानी इसको पर्सोनिफिकेशन किया जाता था, मानवीय रूप देकर इनकी पूजा की जाती थी सगुण भक्ति में। ये आपका ऑप्शन है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? आप खुद ही सोचिए फिर बताइए, फिर हम लोग बात करेंगे। देखिए चिश्तिया संप्रदाय या चिश्ती, ये कहां पर थे? दिल्ली व द्वाब क्षेत्र, यानी ये क्या है, करेक्ट है। पूछा कौन सा इनकरेक्ट है? सोरावर्दी सिंध, ये भी करेक्ट है। फिरदौसी ये बिहार, ये भी करेक्ट है। औलिया ये मध्य प्रदेश दिया, ये मध्य प्रदेश में होकर क्या है, ये है दिल्ली। ठीक बात है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला सवाल देख लीजिए, ये क्या है, निम्नलिखित कृतियों में उनके लेखों को सुमेलित करिए और सही उत्तर दीजिए। ये एक कठिन सवाल है, इसको देख लीजिए। ऑप्शंस आपके सामने हैं। हकीक एक हिंद, इसका राइटर कौन थे? तो ये थे अब्दुल वाहिद विलग्रामी। तहजीबुल अखलाक, ये इब्न मिसकाविया। देखिए सारे आंसर सही हैं, आप इस पे डाउट नहीं करिएगा। बावजूद इसके आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ताकि आपको इसका रेफरेंस और रिसोर्स भी बताया जा सके। अगला ऑप्शन है कुंजूर तिजार, ये थे बैलक अल कवायाकी। अगला है जवामिउल हिकायात, देखिए थोड़ा नाम कठिन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जहीरुद्दीन नस्र मोहम्मद औफी। तो आप मैच कर लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। एक साइड में व्यक्ति है, उससे संबंधित कार्य या पद दिए हुए हैं। पहले व्यक्ति हैं डी के कर्वे, ये सचिव थे री मैरिज एसोसिएशन के। JED बेथून, ये कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना इन्होंने करी थी। ठीक बात है, इसको ऐसे मैच कर लेते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे, और इनके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। BM मालावारी, ये बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष इन्होंने शुरू करा था। तो ऑप्शंस आप देख लेंगे और आंसर भी कर पाएंगे। अगला सवाल देख लीजिए, भारत में पुर्तगालियों के संबंध में कथनों का कौन सा कथन सही है? देखिए स्टेटमेंट दिए हुए, बताइए कौन सा कथन सही है। आपके ऑप्शंस, 16वीं शताब्दी में पूर्वी व्यापार पर उसका एक अधिकार था, करेक्ट बात है। प्रारंभ में उसका बंबई पर स्वामित्व था, यह भी करेक्ट है। उसके पास कोचीन, दीव और दमन में व्यापारिक बस्तियां थीं, ये भी करेक्ट है।
मुगलों ने उन्हें किसी प्रकार की व्यापारिक छूट से वंचित किया। ये इनकरेक्ट है। मुगलों ने बहुत सारे व्यापारिक छूट भी दिए थे, इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। और ऑप्शंस क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी 1, 2, 3 स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अगला सवाल देख लें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। शहजादा शुजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 4.5% सामान्य सीमा शुल्क से 30 लाख रुपए के वार्षिक भुगतान के बदले मुक्त कर दिया। ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है? ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगला स्टेटमेंट है, मुर्शिद कुलील खां ने कंपनी के दस्तक को आंतरिक व्यापार के लिए प्रयोग में न लाए जाने की व्यवस्था की। ये एक करेक्ट बात है। कह रहा है कि मुर्शिद कुली खां कंपनी के दस्तक को आंतरिक व्यापार के लिए प्रयोग में न लाने की व्यवस्था दी। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों ने भारतीय व्यापारियों को सीमा शुल्क से बचने के लिए दस्तक विक्रय करी थी। ये भी करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 2 और 3 करेक्ट है स्टेटमेंट। मराठाओं और ब्रिटिश के बीच निम्नलिखित संधियों के कालानुक्रम में लगाना है, यानी उसके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। ऑप्शंस आपके हैं, सलाबाई की संधि, पुरंदर की संधि, बड़गांव की संधि और सूरत की संधि। जान लेते हैं सूरत की संधि कब हुई थी। सबसे पहले देख लेते हैं सलाबाई की संधि कब हुई थी। ये हुई थी 1782 में। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1776 में। बड़गांव की संधि हुई थी 1779 में। और सूरत की संधि हुई थी 1775 में, यानी 1775 में। सालबाई की संधि 1782 में, पुरंदर की संधि 1776 में, बड़गांव की संधि 1779 में और सूरत की संधि 1775 में। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाता है? 4, 1775 और उसका पुरंदर की संधि, यानी ऑप्शन ए। ठीक बात है। अगला सवाल देख लीजिए। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 के एल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? ये तो बता दीजिए आप बिना सोचे समझे। बहुत ही आसान सवाल। एल्बर्ट बिल सभी जानते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बाकी सारे स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। ऑप्शंस देख लीजिए। जोनाथन डंकन, थॉमस मुनरो, कॉर्नवालिस और हार्ट मैकेंजी। ये भी आसान सवाल है। जोनाथन डंकन बताइए क्या है? ठीक है, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, थोड़ा आप सोच पाइए। जोनाथन डंकन बनारस की स्थायी व्यवस्था के और थॉमस मुनरो ये किससे संबंधित है? रैयतवाड़ी व्यवस्था से। कॉर्नवालिस ये बंगाल की स्थायी व्यवस्था जिसे इस्तेमारी बंदोबस्त भी कहते हैं। हॉल्ट मैकेंजी ये महालवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस देख लीजिए आप। बीडी सावरकर, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस करेक्ट है। आसिम मजुमदार, द सिपाही म्यूनिटी एंड रिवोल्ट 1857 ये भी करेक्ट है। राधा कमल मुखर्जी ये लिखा है अवध इन रिवोल्ट 1857 टू 1858। ये राधा कमल मुखर्जी नहीं है। इसके राइटर कौन थे? रुद्रांशु मुखर्जी। कौन है लिख देते हैं। रुद्रांशु मुखर्जी। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या होगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन पूछ रहा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है। एस बी चौधरी, द इंडियन म्यूनिटीज 1857 टू 1859। 1957 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। स्टेटमेंट करेक्ट है। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा गए। ये भी स्टेटमेंट मतलब इसका रीजन भी करेक्ट है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक व ए और आर दोनों ही सत्य हैं और उसका स्पष्टीकरण भी है। 1857 के विद्रोह के समय सैनिकों ने लाल किला की तरफ कूच कर दिया। बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया गया। बहादुर शाह जफर को अन्य रियासतों के शासकों से किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिला। इवन जनता ने भी उनका साथ नहीं दिया, जिससे कि विद्रोह असफल रहा। साथ ही इसकी असफलता के और भी बहुत सारे कारण थे, जैसे कि
अंग्रेजों के पास अच्छे शस्त्रों एवं कुशल नेतृत्व का होना। दूसरा, विद्रोह का केवल उत्तर भारत तक सीमित रहना। तीसरा है, कुछ भारतीय शासकों द्वारा अंग्रेजों को विद्रोह दबाने में मदद करना। चौथा, और एक रीजन ये भी था कि संगठन में एकता का अभाव था। और लास्ट व अंतिम मान सकते हैं कि निश्चित उद्देश्य का अभाव था। प्रार्थना समाज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शंस देख लीजिए। इसका उद्देश्य हिंदू समाज में सुधार करना था। ठीक बात है। अगला स्टेटमेंट है कि यह महाराष्ट्र से संबंधित था, ये भी करेक्ट है। इसका विश्वास एकेश्वरवाद में था, ये भी करेक्ट है। यानी तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला स्टेटमेंट क्या है? यह ब्रह्म समाज को बहुत प्रभावित किया था, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। प्रार्थना समाज पहले जान लीजिए कब बना। 1867 में, 1867 में मुंबई में आत्माराम पांडुरंग ने करी थी। प्रार्थना समाज ने हिंदू समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाई थी, साथ ही हिंदू समाज में सुधार करने का प्रयास किया। प्रार्थना समाज का एकेश्वरवाद में गहरा विश्वास था, जो कि थर्ड स्टेटमेंट है। इसने बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बहुविवाह एवं जाति प्रथा आदि का विरोध किया और स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। प्रार्थना समाज ने अस्पृश्यता की समाप्ति की मांग नहीं की थी। ठीक बात है, इन्होंने अस्पृश्यता की समाप्ति की मांग कभी नहीं की। प्रार्थना समाज को लोकप्रिय बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसने किया? तो वे थे रनाडे। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। सूची 1 में ब्रह्म समाज है, मानव धर्म समाज है, आर्य समाज है, नदवा उल उलमा है, बंबई, सूरत, कोलकाता और लखनऊ। ब्रह्म समाज के बारे में जानते हैं कि ये कोलकाता में बना, और नदवा उल उलमा ये था लखनऊ। तो अगर हम मैच करना चाहते हैं, अगर हमें केवल ये पता था नदवा उलमा ये लखनऊ से, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? ये चौथा मैच कर जाता है, डी का 4। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन डी, और ये ही आंसर है। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से भी देख लेते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना, इसके बारे में बात कर लेते हैं। 1828 में की थी राजा राम मोहन राय ने, और इसकी स्थापना हुई थी कोलकाता में। मानव धर्म समाज की स्थापना इसकी हुई थी 1844 में, और हम जानते हैं कि इनकी स्थापना हुई थी सूरत में। आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में, यानी 1875 में। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक कथन को, ठीक है, एसर्शन और रीजन का सवाल है, पढ़ लीजिए। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में हुई। उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? देखिए, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? वॉरेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन यह इसकी व्याख्या नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। इंडियन लीग, इंडिया लीग, इंडियन एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक, ये सारे ऑप्शन इधर हैं, आपको मैच करना है। 10 सेकंड सोच लीजिए, फिर बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इंडिया लीग शिशिर कुमार घोष, इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस, और भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक ये सैयद अहमद खान। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन स्टेटमेंट पर सोचिए आप। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, पहला स्टेटमेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। तीसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया। बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हैं? सीधा सीधा सवाल है और हमेशा पूछा जाता है। ये पहला अधिवेशन कलकत्ता में नहीं बल्कि बंबई में हुआ था। कहां पर हुआ था? मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय के परिसर में हुआ। इसके अध्यक्षता किसने की थी? वोमेश चंद्र बनर्जी ने करा था। निम्नलिखित विषयों पर विचार करिए और उन्हें कालानुक्रम जैसा संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए।
अब सारे आसान सवाल होंगे, हिस्ट्री के थोड़ा लेंदी क्वेश्चन होते हैं, अब सारे आसान सवाल दिख जाएंगे आपको। ये पॉलिटी के सवाल हैं। इसको बताइए संविधान में कैसे उल्लिखित है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये पार्ट 1 में यानी भाग 1 में। नागरिकता, ये पार्ट 2 में है। मौलिक कर्तव्य जानते हैं आप, पार्ट 4A में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये पार्ट 4 में है। तो इसको संविधान में जैसे व्यवस्थित है उसी के आधार पर इसे सीक्वेंस में लगाना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1, 3, 4 और 2। देख लीजिएगा, आंसर हो जाएगा आपका। भारत का न्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल ही सरकार के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें भारत की संसद की बैठक में भाग लेने की अनुमति है। पूछ रहा है कौन से स्टेटमेंट सही हैं। भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्याग पत्र दे देता है जब वह सरकार जिसने उसको नियुक्त किया था इस्तीफा देती है। मतलब सरकार के गिर जाने के बाद ऐसा बता रहा है कि ये भी अपना इस्तीफा दे देता है। तो वही पूछा कौन कौन से स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं, बताइए क्या आंसर हो जाएगा। सो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, ना तो 1 ना ही 2। आप सोच रहे होंगे पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट लग रहा है, लेकिन ये इनकरेक्ट है। क्यों? देखिए, महान्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल, भारत के महान्यायवादी को संसद की बैठकों में भाग लेने का अधिकार तो है, लेकिन उसमें वोट डालने का अधिकार नहीं है, यानी वोटिंग का अधिकार महान्यायवादी को नहीं है। ये कौन सा आर्टिकल बताता है? ये आर्टिकल 88 के अनुसार भारत के न्यायवादी को संसद की बैठकों में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन वोटिंग का अधिकार नहीं है। अब बात कर लेते हैं सॉलिसिटर जनरल का। इसको तो बैठने का भी अधिकार नहीं है। ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट में सॉलिसिटर जनरल नहीं होता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होता, क्योंकि इसमें वोटिंग अधिकार के बारे में बात नहीं किया गया। तो अगर एट इज इटसेल्फ रहता, यानी केवल महान्यायवादी के बारे में बात होती, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होता। लेकिन साथ ही सॉलिसिटर जनरल के बारे में भी है, तो सॉलिसिटर जनरल भारत की संसद की बैठकों में भाग नहीं लेता है। अब दूसरा स्टेटमेंट क्यों इनकरेक्ट है? तो भारत के संविधान के अनुसार लिख रहा है कि महान्यायवादी अपना त्यागपत्र, मतलब कह रहा है कि सरकार के जाने के बाद वो अपना त्यागपत्र दे देता है। पहली बात हमें तो ये जान लेना चाहिए कि महान्यायवादी जो है, इसके लिए किसी प्रकार से संविधान में इसके उल्लेख नहीं है कि किस प्रकार से इसके पद से हटाया जा सकता है। फिर भी अनुच्छेद 76(4) यह बताता है कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही काम करता है, यानी उसे जब भी हटाना होगा तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे काम करता है, राष्ट्रपति के कहे जाने पे हट सकता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ना ही 1 ना ही 2। इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। अगला सवाल देख लीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना, देख लेते हैं दोनों सूचियां क्या हैं। संसदीय प्रकार, ऑप्शंस देख लीजिए। अध्यात्मक सरकार, संघीय व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था। पूछ रहे ऊपर क्या है? सरकार के प्रकार हैं और उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। संसदीय सरकार की क्या व्यवस्था होती है? तो संसदीय सरकार सामूहिक उत्तरदायित्व होता है इसका। अध्यक्षात्मक, इसकी शासन की व्यवस्था होती है, शक्ति का पृथक्करण होता है। संघीय व्यवस्था, यह शक्तियों का विभाजन होता है, और एकात्मक व्यवस्था, इसमें शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। इस आधार पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। मैच कर लीजिएगा। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना अगला सवाल है। आपके ऑप्शन हैं विधि के समान समानता, विधि के समान संरक्षण, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और शैक्षिक संस्थाओं के लिए राज्य का अनुदान। ऑप्शंस आपके हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, जापान और आयरलैंड। 10 सेकंड का टाइम, आप एक बार मैच करने की कोशिश करिए। विधि के समक्ष समानता, ये इंग्लैंड से। विधि के समान संरक्षण, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये है जापान से, और शैक्षिक संस्थाओं के लिए राज्य का अनुदान, ये है आयरलैंड। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? मूल कर्तव्य, ये करेक्ट है। राज्य, देखिए सारे आसान सवाल है, ये भी करेक्ट है। महान्यायवादी, ये भाग 13 दिया हुआ है, ये भाग 13 में ना होकर ये कहाँ पर है?
ये भाग 5 में है। और संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14, ये करेक्ट है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है विषय है और उसके साथ अनुच्छेद है? ये आसान सवाल है, इसको हम स्किप करते हैं। देखिए, अस्पृश्यता का अंत 17 सही है। वह अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, सही बात है। उसका निर्वाचन सभी निर्वाचित संसद सदस्यों व विधानसभा के सदस्यों को मिलाकर बने निर्वाचक मंडल से होता है। क्या ये करेक्ट है? भारत के राष्ट्रपति बोल रहे हैं सभी निर्वाचित सदस्यों व विधानसभा के सदस्यों को मिलाकर बनता है। करेक्ट है, ये करेक्ट है। प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, बात हो चुकी है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधान परिषद के सदस्यों के पास मत देने का अधिकार नहीं है, भी करेक्ट है। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 1, 2 और 4 सही है। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है राष्ट्रपति, और ये मैच कर लीजिए, आसान है, आपको याद कर लेना होगा। सीक्वेंस में आपको याद होगा तो तुरंत ही आंसर कर पाएंगे। इसका आंसर ऑप्शन सी, मैच कर लीजिएगा। ठीक है, मैच कर देते हैं। फखरुद्दीन अली अहमद, ये हैं 1974 से 1977। नीलम संजीवा रेड्डी, ये 77 से लेकर 82 तक। जाकिर हुसैन 1967 से लेकर 1969 तक। और वीवी गिरी 1969 से लेकर 1974 तक। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नलिखित में से किसकी राय लेगा? आपके ऑप्शंस आपके पास हैं, 10 सेकंड का टाइम भी है। आप बताइए क्या होगा इसका आंसर। आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग। बता दें अनुच्छेद 103 है क्या? अनुच्छेद 103(1) के तहत जब यह प्रश्न उठता है कि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 102 के खंड 1 के तहत वर्णित किसी निर्भरता यानी डिस्क्वालिफिकेशन से ग्रस्त हो जाता है, तो इसका निर्णय कौन लेता है? राष्ट्रपति को निर्देशित किया जाता है और उसी का निर्णय अंतिम होता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए जिसमें से एक कथन दूसरा कारण ऐसा रीजन। भारत के राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। भारत के सरकार के संसदीय स्वरूप में राष्ट्राध्यक्ष केवल नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, ये भी करेक्ट है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 व 2 दोनों सही है, उसका एक्सप्लेनेशन भी है। अगला सवाल 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति व राज्यों के राज्यपाल के सादृश्य एक नहीं है? मतलब दोनों के अधिकार एक समान नहीं है, किस बिंदु पर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शक्तियों पर संवैधानिक प्रतिबंध है, करेक्ट बात है। मंत्रिपरिषद के परामर्श से अपने कार्य का निष्पादन करते हैं, दोनों ही करेक्ट बात है। न संसद और न किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य होना, यह भी करेक्ट है। और महाभियोग की प्रक्रिया, देखिए राज्यपाल के लिए किसी प्रकार का कोई महाभियोग नहीं चलाया जाता है। राज्यपाल सीधे राष्ट्रपति के आदेश पर या राष्ट्रपति के अनुमति पर वह अपने पद को छोड़ देता है। राष्ट्रपति के लिए ही केवल महाभियोग शब्द का प्रयोग होता है। इसलिए पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। एकमात्र स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट है वो है ऑप्शन डी। भारत का संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शंस आपके देख लीजिए। संविधान में एक संसदीय प्रणाली सरकार का प्रावधान है। संसद का सर्व प्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना, यह भी करेक्ट है। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक ही सीमित रहती है, ये इनकरेक्ट है। उच्च सदन के भी सदस्य क्या बन सकते हैं? मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद में अपना स्थान ले सकते हैं। इसलिए इसका स्टेटमेंट क्या होगा? ये इनकरेक्ट होगा। और ये स्टेटमेंट क्या है? मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए, करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला भी सवाल देख लीजिए। राज्यसभा के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिए गए, इसके बारे में बताइए क्या है, करेक्ट है कौन सा? ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? राज्यसभा के मूल को 1919 के विगत वर्ष में खोजा जा सकता है, जब भारत सरकार अधिनियम 1919 का अनुसरण करते हुए काउंसिल ऑफ द स्टेट्स के नाम से जाने गए द्वितीय सदन का सृजन किया गया, करेक्ट बात है। राज्यसभा को यह घोषित
करने की विशिष्ट शक्तियां हैं, जिसमें कि राष्ट्रीय हित में आवश्यक व समीचीन है कि संसद राज्य सूची के किसी विषय के संबंध में विधियां निर्मित करे। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। लोकसभा की कुल निर्वाचित सदस्यता में राज्य की जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर विस्तारित होता है। ये एकदम स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि भारत के संविधान के 84वें संविधान संशोधन द्वारा अधिरोपित निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन पर लगी रोक को हटा लिया गया है। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। देखिए, 42वें संविधान संशोधन में निर्वाचन क्षेत्र में परिसीमन पर लगी रोक को हटा लिया गया है। कौन से संविधान संशोधन में? 42वें संविधान संशोधन में। और संविधान संशोधन के बाद 2009 में लोकसभा चुनाव नए परिसीमन कानून के आधार पर किया गया। तो इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट क्या होंगे? करेक्ट होंगे। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। आसान सवाल है, इसे आप पढ़ लीजिए और आंसर भी बताइए। बताइए। प्रवर समिति, इसका काम होता है बिल की खंडशः समीक्षा करना और परिवर्तनों पर सुझाव देना। लोक लेखा समिति, इसका काम होता है सरकार का पैसा तरीके से हो रहा है कि नहीं, मतलब विवेकपूर्ण से खर्च हुआ है कि नहीं, इस पे बात करता है। कार्य सलाहकार समिति ये करता है विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए समय विधान की बात करता है। प्राक्कलन समिति या इसको एस्टिमेशन समिति भी बोलते हैं, ये बजट पर विभागीय व्यय की जांच करने की बात करता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जब कोई व्यक्ति उसने 30 वर्ष की आयु पूरी नहीं किया हो तो राज्यपाल के रूप में नियुक्ति का पात्र नहीं है। देखिए, इनकरेक्ट बात है। एक ही व्यक्ति 3 राज्यों से अधिक में उस क्या कर सकते हैं? राज्यपाल की नियुक्त किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। देखिए, 35 वर्ष की आयु अगर उसने पूरी कर ली है तो राज्यपाल की नियुक्ति के लिए वो पात्र है। देखिए, आर्टिकल 157 बताता है कि राज्यपाल पद के लिए वो भारत का नागरिक हो, साथ ही उसने 35 वर्ष की आयु को पूरा कर लिया हो। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। अगला सवाल देख लीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जब वह राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। करेक्ट बात है। लेकिन 6 महीने के अंदर क्या करना होता है? उसे सदस्यता लेनी होती है किसी भी। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई ऐसा व्यक्ति जिसने दांडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है और जिसे 5 वर्ष से अधिक का कारावास या दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिए अस्थायी तौर पर अयोग्य हो जाता है। अस्थायी तौर पर नहीं, 6 वर्ष के लिए होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। करेक्ट है। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। एक तरफ संविधान संशोधन दिया गया, दूसरा दिया गया उस किससे रिलेटेड है। संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन किससे संबंधित था? तो ये था 9वीं अनुसूची से। ये था 9वीं अनुसूची से संबंधित। इसके बाद से 44वां संविधान संशोधन, ये किससे था? संपत्ति के अधिकार से। 86वां संविधान संशोधन ये था शिक्षा का अधिकार। और 130 ये था आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण के लिए, यानी ईडब्ल्यूएस की बात करता है। तो इसका आंसर आप मैच कर लेंगे। 53वां संविधान संशोधन किस लिए था? तो ये था संविधान में नया अनुच्छेद 371 जी जोड़ा गया। 61वां संविधान संशोधन कई बार पूछ चुका है, मताधिकार के आयु के बारे में बात करता है। 74वां संविधान संशोधन ये है 3 स्तरीय नगर पालिकाओं के गठन के लिए। और 79 ये है फर्स्ट वन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है? ऑप्शंस आप देख लीजिए कौन कौन से हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रूमी दरवाजा। निम्नलिखित पक्षी अभ्यारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है? पटना बताइए, पटना पक्षी विहार कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में ही है भाई, एटा में। जयप्रकाश नारायण ये है कहाँ पर? ये है बलिया में। ये दोनों ही जो है चित्रांगुड़ी पक्षी अभ्यारण्य और उधवा पक्षी अभ्यारण्य, ये दोनों ही कहाँ पर हैं? उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो हैं कहाँ? तो ये चित्रांगुड़ी ये है तमिलनाडु में, तमिलनाडु। व उधवा पक्षी विहार ये है झारखंड में।
ठीक बात है। और जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य को हम लोग सुरहा ताल के नाम से भी जानते हैं, जो कि हम लोगों ने बात करा। ये है बलिया में। और पटना के बारे में हम लोगों ने बात किया, ये है एटा में। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? नगर है और नदी है। तो बिठूर गंगा नदी पर, ये करेक्ट है। गोरखपुर राप्ती नदी पर, जौनपुर सई नदी पर दिया, ये इनकरेक्ट है। ये कौन सी नदी पर? गोमती। और ये कौशाम्बी, ये यमुना नदी पर, ये करेक्ट है। अच्छा, गंगा नदी प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? बताइए। आपके ऑप्शन है 25, 26, 27 और 28। बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और यमुना नदी कितने जिलों से होकर बहती है, इसको भी बताइएगा। उसके लिए ऑप्शन से देखिए, पहले के लिए गंगा नदी के लिए है 25, 26, 27 और 28 ऑप्शन है। और यमुना नदी के लिए आपके ऑप्शन है 19, 20, 21 और 22। कितने जिले इन नदियों से होकर गुजरती हैं? आपके ऑप्शंस देखिए, नेक्स्ट टाइम इसको आंसर हमको बताएंगे। उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो विचार करिए, बताइए क्या होगा। उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है, ये भी करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है, ये भी करेक्ट है। तो उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, ये क्या है? इनकरेक्ट है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। अच्छा, बात करें पर हेक्टेयर गन्ने की प्रोडक्टिविटी कहाँ पर है, मतलब पर हेक्टेयर ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है और शुगर की मात्रा सबसे ज्यादा कहाँ होती है? तो वो है महाराष्ट्र में। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। औद्योगिक संस्थान दिए हैं और उसके नगर दिए गए हैं। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री, कृत्रिम अंग निर्माण उर्वरक कारखाना। बताइए क्या हो जाएगा? मैथ्स तो करना है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री ये है रायबरेली में। इंडियन टेलीफोन ये है रायबरेली में। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री ये है झांसी में। ये आसान है, कृत्रिम अंग वाला या बार बार कृत्रिम उर्वरक कारखाना, ये भी है, करेक्ट है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी मैच कर लीजिएगा। एक जनपद एक उत्पाद से संबंधित सवाल देख लीजिए। बागपत पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो पहला ही सुमेलित नहीं है। लकड़ी के खिलौने लिखा है, ये यहाँ पर लकड़ी के खिलौने ना होकर यहाँ पे क्या होते हैं? होम फर्निशिंग और गुड्स। यहाँ का वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, तो यही है। यहाँ पे क्या है? होम फर्निशिंग के गुड्स। अमेठी में मूंज के उत्पाद, ये करेक्ट है। आगरा में चर्म उद्योग, ये भी करेक्ट है। साथ ही गौतम बुद्ध नगर या रेडीमेड कपड़े के लिए, ये भी करेक्ट है। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। एक तरफ खनिज दिया, दूसरी तरफ क्या दिया हुआ है? प्रमुख खनिज क्षेत्र दिए हुए हैं। इसके आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन बी। ग्रेनाइट कहाँ पर होता है? ये बांदा में। डोलोमाइट ये है सोनभद्र। सिलिका सैंड ये है प्रयागराज में। बॉक्साइड है चित्रकूट में। अगला सवाल, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कौन सा कथन सही है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, ये इनकरेक्ट है। ये छठा नहीं, ये कौन सा? 7वें नंबर का। और ये संसार के लगभग टोटल क्षेत्रफल का 2.4% भारत के अंतर्गत आता है, ये करेक्ट है। ठीक बात है। इसका कूट वाला है क्वेश्चन, तो इसको देख लेते हैं। यह कर्क रेखा, एक सेकेंड, यह कर्क रेखा देश के बीचों बीच से गुजरती है और दो बराबर भागों में बांटती है। यह पूरी तरह भारत के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। बताना कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी सारे इनकरेक्ट। देखिए, कर्क रेखा 23.5 डिग्री से होकर गुजरता है और यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। ये राज्य कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला सवाल देख लीजिए। दोनों को मैच करना है। होकेरा, आर्द्रभूमि, रेणुका, रुद्रसागर और
साताकोम्ता झील, ठीक है। तो उसको मैच कर लीजिए, बताइए पूछ रहा है कौन सा एक युग सही है, दो युग सही है, यानी कितने मैच हैं, एक मैच है, दो मैच है, तीन मैच है, चार मैच, बताइए आंसर। इसका आंसर हो जाएगा केवल दो युग मैच हैं। वे कौन कौन से दोनों युग में है? होकेरा, ये कहाँ पर है? ये पंजाब दिया, ये कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है। रेणुका आर्द्रभूमि, ये हिमाचल प्रदेश में। रुद्र सागर, ये है त्रिपुरा में। और सस्ता कोमता, ये दिया हुआ तमिलनाडु, ये है केरल में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल दो युग्म सही हैं। कौन कौन से क्वेश्चन? यदि अरुणाचल प्रदेश में तीर में सूर्योदय के 5 बजे हैं तो गुजरात में के कांडला में कितना बज रहा होगा? इसका आंसर होगा 7। निम्नांकित में से कौन सा सिक्किम के संदर्भ में सही है? ऑप्शंस देख लीजिए। 1975 में भारत का अभिन्न अंग बना, ये करेक्ट है। इसे प्राकृतिक वनस्पति का स्वर्ग कहा जाता है, ये भी करेक्ट है। यहाँ के मुख्य निवासी लेप्चा, ये भी करेक्ट है, यानी तीनों करेक्ट होंगे, ऑप्शन डी। अगला सवाल देखिए, दक्षिण भारत के निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाना है। तो सबसे उत्तर में कौन सा है? नल्लामलाई, उसके बाद से नीलगिरी, और उसके बाद से अन्नामलाई, और उसके बाद है कार्डियम पहाड़ियां। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला सवाल है, सूची एक को सूची दो से मैच करना है। ये दोआब है और उसकी नदियां हैं, ये आसान है, ये कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है, ठीक है। अगला देखते हैं। नीचे दिए गए दो कथन है और बताना है कि कौन सा कथन सही है और उसका एक्सप्लेनेशन है या नहीं। बेसिकली जानिए, एसेशन और रीजन वाले सवाल है। तो आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा? आपके पास टाइम पूरा है। देखिए, दोनों ही करेक्ट हैं और इसका स्टेटमेंट भी, मतलब व्याख्या भी करता है, ठीक है। यानी समझ जाएंगे, तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी और आजकल ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। क्यों है भाई, ये भी तो जानिए। देखिए, नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। सर्वोत्तम उदाहरण तीस्ता नदी है, जो पहले गंगा नदी की सहायक थी, परंतु 1787 की आकस्मिक बाढ़ के बाद तीस्ता नदी ने अपना मार्ग बदल लिया और वर्तमान में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी होने के साथ साथ सबसे पश्चिमी दाहिने तट की सहायक नदी है, यानी सबसे पश्चिमी तट से और उसके दाहिने तट पर अवस्थित है, जो कंचनजंगा से निकलकर दार्जिलिंग की पहाड़ियों से प्रवाहित होते हुए, यानी वहां से बहते हुए आगे की ओर बढ़ती है, जहां पर उसकी दूसरी सहायक नदियां कौन कौन सी? रांगपो, एक मिनट, रांगपो, उसके बाद से रंगीत और सेबक आदि इसकी सहायक नदियां आकर मिलती हैं। तो इसलिए स्पष्ट है कि एक व दो दोनों ही सही है और उसका एक्सप्लेनेशन भी है। 70 नंबर सवाल देख लीजिए। यमुना नदी निम्नलिखित सहायक नदियों में पश्चिम से पूर्व की ओर कौन सी है? इस पे आपको विचार करना, बताइए सबसे पश्चिम में कौन सा है? तो ये हो जाएगा चंबल, सबसे पश्चिम में। उसके बाद से कौन सा? उसके बाद से सिंध, उसके बाद से है बेतवा, उसके बाद से है कौन सा? केन, ठीक है। तो ये जिसमें ऑप्शन में मैच कर रहा कर दीजिए, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। क्या पूछ रहा है? पश्चिम से पूरब की ओर, तो ये करेक्ट हो जाएगा। सूची एक को सूची दो से मैच करना है। ये नदियां और उसकी सहायक नदियां, खटाखट बताइए आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी, ये पेनगंगा। महानदी, ये है शिवनाथ। दामोदर, ये बराकर इसकी सहायक नदी है। और कावेरी, भवानी। इसे इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है, मैच कर लीजिएगा। सूची एक को सूची दो से मैच करना है। पर्वतीय दर्रा दिया हुआ है और केंद्र शासित प्रदेश दिए हुए हैं। बताइए माना दर्रा कहाँ पर है? तो आसान सवाल है। माना है, माना उत्तराखंड में, चलिए हम लोग कर ही लेते हैं। माना उत्तराखंड में। नाथुला, ये कहाँ पर है? सिक्किम में। जोजिला, ये है जम्मू कश्मीर में। और सिपकिला, ये है हिमाचल में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये आंसर हो जाएगा। 74 नंबर देख लीजिए। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के अंतर्गत अंतर्वाह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इस पर विचार करिए। आपके ऑप्शन हैं
पंजाब एवं निकटवर्ती हिमालय के क्षेत्रों में अरब सागर की धारा बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ये करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। मैंग्रोव स्थल दी है और उसकी स्थिति दी हुई है। कोरिंगा, बेमनाथ, कोलिकट और विक्रोली, ये आसान सवाल है। आप किसी एक से भी मैच कर सकते हैं। जैसे आप बेमनाथ तो जानते ही होंगे, ये है कहाँ पर? केरल। पुलिकट, ये बताइए कहाँ पर है? मैंग्रोव स्थल की बात कर रहे हैं, ये है तमिलनाडु में। देखिए आसान है। विक्रोली महाराष्ट्र में और कोरिंगा आंध्र प्रदेश में, इसलिए इस आंसर का हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल देख लेते हैं। भारत में काली नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। काली मिट्टी भीगने पर चिपचिपी हो जाती है, करेक्ट बात है। काली मिट्टी में पौधे की समृद्धि के लिए जरूरी है नाइट्रोजन और फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में होता है, ये इनकरेक्ट है। नाइट्रोजन और फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में नहीं बल्कि अल्प मात्रा में होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। एक और बात समझ लेते हैं हम लोग कि काली मिट्टी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? रेगुर। रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। और यहाँ पर कपास के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट या फिर सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। या उष्णकटिबंधीय चेरनोजेम के नाम से भी इसे जानते हैं। काली मिट्टी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। साथ ही अभी हम लोगों ने बात किया कि इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है, साथ में लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटासियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट का समृद्धि होता है। कौन कौन से कंपोनेंट? तो ये हैं लोहा, आयरन और चूना, कैल्शियम Ca, पोटास, एल्यूमिनियम और बाकी मैग्नीशियम कार्बोनेट की भी इसमें प्रचुरता होती है। और यह भारत के 15.2% भाग या क्षेत्रफल में इसका विस्तार है। और अब भारत की तीसरी सबसे बड़ी विशालतम नदी है, यानी अगर बात करें एरिया वाइज तो सबसे तीसरे नंबर की सबसे मिट्टी है। और इसकी जल धारण करने की क्षमता भी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जब पानी इसमें इम्पोर होता है या पोर होता है तो चिपचिपी हो जाती है और सूख जाने पर ये इसमें दरारें पड़ के टूट जाती हैं। और ये मिट्टी बेसिकली कपास, तुर यानी अरहर, गन्ना, सोयाबीन, गेहूं के साथ साथ ज्वार आदि की खेती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 77 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। नदी दिया हुआ है और परियोजना दिया हुआ है, इसको मैच करना। ये अनेकों बार ये कुछ सवाल आ चुका है, इसको आप मैच कर लीजिएगा, इसको हम नहीं कर रहे हैं। अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये बताइए, अच्छा सवाल है। लोअर सिलेरू, नागार्जुन सागर, कोयना और पोंग, बताइए कौन सा? ये नागार्जुन सागर कहाँ पर है? ये है आंध्र प्रदेश में। बाकी सब करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में सही है? वे 0 से 90 डिग्री तक संख्याकित संकेंद्रित वृत्त हैं, करेक्ट है। वे भूमंडल पर वृत्त हैं जो विषुवत वृत्त के समानांतर हैं और विषुवत वृत्त के उत्तर व दक्षिण में हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 1 व 2 दोनों ही करेक्ट हैं। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। देशों के नाम दिए गए हैं, पुराने व नए, इन दोनों को मैच करना है। बताइए। इस टाइप का एक सवाल आता है। बेनिन का पुराना नाम क्या था? ये था दाहोमे। बेलीज, ये ब्रिटिश होंडुरास था। बोत्सवाना, ये बेचुआना लैंड था। कौन सा? बोत्सवाना, बेचुआना लैंड नाम से भी आप पढ़ सकते हैं, बेचुआना लैंड। मलावी, ये न्यासा लैंड था। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मैचिंग है। 82 देख लीजिए। साहेल क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस एक देश का सम्मिलित क्षेत्र नहीं है? आपके पास ऑप्शंस देख लीजिए क्या क्या है। नाइजर है, सेनेगल है, बुर्किना फासो और ट्यूनीशिया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्यूनीशिया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कोयला अवसादी शैल है, बेसाल्ट आग्नेय
सेल हैं, दोनों ही करेक्ट हैं। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है, मरुस्थल और उसकी अवस्थिति है। आप देखिए और बताइए क्या होगा इसका आंसर। ये भी आसान सवाल है। सिम्पसम ये है ऑस्ट्रेलिया में, करेक्ट है। काराकुम ये है तुर्कमेनिस्तान में। अगला है सिचुरा, ये है पेरू में। और नेगेव ये है इजराइल में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 सीधा सीधा मैच है, यानी ऑप्शन ए। 85 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है, ज्वालामुखी दिए और देश दिए गए हैं। सबन काया ज्वालामुखी ये कहाँ पर है, ये है पेरू में। माउंट इटना ये इटली में। कोलिमा ये है मैक्सिको। और मेरापी है इंडोनेशिया। आंसर आप मैच कर लेंगे, 85 का हो जाएगा सी। आगे सवाल देख लेते 86। देखिए इसके सारे पीडीएफ भी अटैच कर दिए जाएंगे, लेकिन ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से आपको मिल पाएंगे, चाहे तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बहरहाल कंटिन्यू कर लेते हैं हम लोग। फरात यानी यूफ्रेटस नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। आपके ऑप्शंस देख लीजिए। फरात या इसको दजला फरात भी कहते हैं, यूफ्रेटस दक्षिण पश्चिमी एशिया का सबसे लंबी नदी है, करेक्ट बात है। यह 4 देशों से होकर बहती है। 4 देशों से होकर बहती है या 5 या 3, बताइए। बात कर लेते हैं कि फरात ये पश्चिम एशिया की सबसे लंबी नदी है, पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और यह नदी है तुर्की के अर्मेनियाई प्रांत से की टॉरस पहाड़ी से निकलकर सीरिया व इराक में बहती है। यह बसरा नामक स्थान पर यानी दजला में मिल जाती है और ये फारस की खाड़ी में विलीन हो जाती है। ये आपके ऑप्शंस क्या, 4 देशों से बोल रहा है, तो ये कौन कौन से देश हैं। बेसिकली 2 ही देश हैं, सीरिया व इराक। जैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इसको मैच कर लेना है सूची 1 को सूची 2 से। सत अल अरब ये है बसरा। पराग्वे नदी ये है अनुनसियन। नाइजर नाइजर है नियामी। और डेन्यूब है वियना। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये मैचिंग है, ऑप्शन डी। अगला सवाल है एसर्सन रीजन का, बताइए। अल नीनो शांत महासागर पर एक ताप बढ़ाने वाली परिघटना है, सामान्यतः दक्षिणी एशिया में शुष्क मानसून का कारण बनती है। ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है। करेक्ट बात है कि अल नीनो से प्रशांत महासागर में सच बात है कि टेम्परेचर का बढ़ जाना और दक्षिण एशिया में भी जो मानसून आता है इसको प्रभावित करता है। सुनामी साधारणतः बृहद महासागरीय तरंगों के रूप में मालूम नहीं होती है, नीरव चलती है, लेकिन जब वे महाद्वीपीय शेल्फों के उथल पुथल से गुजरती है तो विनाशकारी हो जाती है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, लेकिन दोनों इंडिविजुअली मतलब करेक्ट हैं, तो इसलिए इसका व्याख्या नहीं करता। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। द्वीप और उसकी अवस्थिति, कौन सा द्वीप कहाँ पर है। लुजोन द्वीप ये कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में, ये करेक्ट है। मेडागास्कर ये हिंद महासागर में। ग्रीनलैंड ये अटलांटिक महासागर में है। और बेफिन ये आर्कटिक महासागर में। चारों ही विकल्प एज इट इज सही है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। हाल के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है, करेक्ट है। किंतु उसमें बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती हैं, क्योंकि ऑप्शंस हैं आपके, वह बाह्य तापमंडल में पलायन कर जाती है, इनकरेक्ट है। ध्रुवीय बर्फ क्षत्रक वायु का प्रग्रहण कर लेती है, ये भी इनकरेक्ट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, समुद्रों में पादप प्लवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। केवल 2। पर्यावरण आतंकवादियों यानी इको रेडिकल्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है। ऑप्शंस आप पढ़ लीजिए एक बार। देखिए इसके तीनों ही आंसर करेक्ट हैं। अगला देख लीजिए। निम्नलिखित राज्यों में से किनमें सिंह पुक्षी बानर मैकॉक अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है। तमिलनाडु में और
केरल में और साथ ही कर्नाटक, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 2 3 करेक्ट है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पादप व प्राणी कोशिकाओं के बीच में अंतर को स्पष्ट करता है या अंतर सही है। प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में अंतर पूछ रहा और बता रहा कौन सा अंतर सही है। पादप कोशिकाओं में सेलुलोज की भित्तियां होती हैं, जबकि प्राणी कोशिकाओं में सेलुलोज की भित्तियां नहीं होती। करेक्ट बात है, ये प्लांट टिश्यूज में ही सेलुलोज होता है और एनिमल टिश्यू में नहीं होता, यानी पहला तो स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा है, पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती, जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिकाओं में वे होती हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये गलत है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। परिपक्व को प्लांट टिश्यूज में या प्लांट सेल्स में एक बृहद रसधानी होती है, जबकि प्राणी कोशिका में अनेक छोटी छोटी रसधानियां होती है, ये करेक्ट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 1 व 3 करेक्ट है। अगला सवाल है, बहुचर्चित बबल बेबी रोग ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि, आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्योंकि रोगग्रस्त शिशु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। बाकी ज़्यादा सोचना नहीं है। हम ये जान लें कि बबल बेबी सिंड्रोम शिशुओं में होने वाला एक दुर्लभ अनुवांशिक यानी हेरिडेटरी बीमारी है, ध्यान रखना है। इससे पीड़ित शिशुओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता अत्यंत कम हो जाती है, यानी न्यून हो जाती है। इसके उपचार के लिए एक जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले यानी इंक्यूबेटर का प्रयोग किया जाता है, आप जानते ही हैं, देखे ही होंगे। प्रोबायोटिक के बारे में जान लीजिए, कौन सा स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो कि मानव के लिए लाभकारी माने जाते हैं, करेक्ट है। प्रोबायोटिक खाद्य अंत्र फ्लोरा अनुरक्षण में सहायक होते हैं, ये भी करेक्ट है। मच्छरों के बारे में कौन सा कथन करेक्ट है, इसको विचार करिए। पहला स्टेटमेंट है, नर रक्त चूसते हैं, ये इनकरेक्ट बात है। नर रक्त नहीं चूसते, बल्कि मादा मच्छर ही रक्त को चूसती हैं। और साथ ही या केवल मादा पौधों का रस चूसते हैं, ये भी इनकरेक्ट है। म- मादा के अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं, ये भी इनकरेक्ट है। नर की अपेक्षा मादा के डैने अलग ज्यादा बड़े होते हैं, ये करेक्ट है। यानी कौन कौन सा आंसर हो जाएगा, दूसरा और पांचवा, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल देख लीजिए, 131 यानी 132 करना था, 131 तो हो गया। मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है, करेक्ट बात है। मानव शरीर में सेलुलोज का पाचन नहीं होता, ये एनिमल शरीर में सेलुलोज का पाचन हो पाता है। अगली बात है, मानव शरीर में स्टार्च अपघटक व एंजाइम डायस्टेज विद्यमान होते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। यानी दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है और लेकिन इसका स्पष्टीकरण नहीं है। ये अगला स्टेटमेंट देख लीजिए, मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी होता है, करेक्ट है कि इनकरेक्ट। अगली लाइन है कि यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी, करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी ये भी सही और ये भी सही। और नीचे हार्मोन दिए गए हैं और उसके प्रकार उनका वर्क क्या है, इसको देख लीजिए क्या होता है। एल्डोस्टेरॉन, इसका क्या काम होता है। एल्डोस्टेरॉन ये लवण धारक हार्मोन है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इसको मिला लीजिए। एस्ट्रोजन ये जानते ही हैं, स्त्रियों से संबंधित है। मेलाटोनिन को नियंत्रित करता है। प्रोजेस्टेरॉन जानते ही हैं, गर्भ का संधारण करता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी मैच कर लीजिएगा। 55 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है, ग्रंथ दिया और उसके हार्मोन दिए गए उससे संबंधित। अग्नाशय से क्या निकलता है, ग्लूकॉन ग्लूकेकॉन, ठीक है। फ्यूज ग्रंथि से ये आवर्तिक ग्रंथ व उत्तेजक हार्मोन है। अधिवृक्क ये कार्टिसोल, ब्रिक विटामिन डी, करेक्ट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए मैच कर लीजिएगा। बाकी सारे सवाल 135 से लेके 150 तक सारे ही सारे करंट के क्वेश्चन है, इसलिए इसको हम लोग स्किप कर देंगे।
सो आज के लिए बस इतना ही। होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।